जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ और आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 37। आज के लेक्चर में चैप्टर 6 आप समझ रहे होंगे, हमने डिस्कस करना है। सही समझ रहे हैं? चैप्टर 6 में एग्जाम चीट शीट डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद चैप्टर 6 के कोई पास पेपर के क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ हम रिवीजन भी करेंगे चैप्टर 2 की भी, और प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन के जरिए असल में जो की कंसेप्ट होते हैं एग्जाम के, उनकी रिवीजन होती है। ये आपको पता है क्या? हाँ जी। और चैप्टर 5 जो है इसके भी क्वेश्चंस करेंगे पास पेपर की, और इन प्रैक्टिस क्वेश्चन के जरिए से अहम कंसेप्ट की रिवीजन भी होगी। ठीक है। और आपको पता है कि जो स्टूडेंट फेल होते हैं उनकी एक अक्सर अक्सर सबकी बात नहीं कर रहा, फेल होने वाले स्टूडेंट्स की एक कॉमन सोच क्या होती है कि सर ये जो पास पेपर जिस क्लास में डिस्कस करते हैं ना सर, टाइम ज़ाया करते हैं, उसमें कोई नई चीज़ तो सिखाते ही नहीं है, इसलिए हमें वो क्लास अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। हम तो बैग उठाएंगे, हम घर जाएंगे, हमें घर में इससे कई गुना ज़्यादा ज़रूरी काम है। ऐसे होता है ना। लेक्चर प्लान देखा कि नया कंसेप्ट नहीं है, क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस है, रिवीजन है, एग्जाम स्ट्रेटजीज बतानी है सर ने, टिप्स एंड ट्रिक्स बताने हैं पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस, और फ्यूचर में एग्जाम जब आएगा उसमें किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो सर क्या कर रहे हैं? टाइम जाया कर रहे हैं। क्यों सर? नई चीज तो सिखा ही नहीं रहे। तो भाई एक है कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना, सीखना, समझना, वो लेवल 1 है। लेवल 2 क्या है? वो कंसेप्ट जो आपको समझ आ चुका है उसे पेपर पे कैसे उतारना है, क्योंकि जो आपका पेपर होगा, असेसमेंट होगी, वो रिटन फॉर्म में होगी। तो जो आपके जहन में है उसको प्रेजेंट कैसे करना है, ये भी एक स्किल होती है। पास्ट पेपर में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, किस लफ्ज से आपने की क्या इंटरप्रिटेशन होगी, क्या लिखना है, ये भी एक स्किल होती है सीखना, कि पास्ट पेपर में क्वेश्चन में किस लफ्ज से क्या बात जहन में आए कि वो क्या पूछ रहा है। तो अगर आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर रहे तो इसका मतलब है आपको कंसेप्ट तो समझ आ गए होंगे, लेकिन आप उसे एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक पेपर पे नहीं उतार सकेंगे। ठीक है जी। लेकिन वो तो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो चले गए हैं, आपके लिए तो नहीं है। आप तो माशाल्लाह मेहनत करने वाले हैं, आप कंसेप्ट को सीखते भी हैं, और ये भी सीखते हैं कंसेप्ट सीखने के बाद कि कंसेप्ट को एग्जाम में लिखना कैसे है। आप जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनके साथ फेमिलियर भी हो रहे हैं। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। ठीक है। आप अंधाधुंध फायरिंग पे बिलीव नहीं करते कि घर बैठ के खुद ही पढ़ लिया, खुद ही समझ लिया, बल्कि आप कहते हैं नहीं, टेस्टेड एंड ट्रस्टेड सॉल्यूशन, सर की उस्ताद की गाइडेंस में सीखेंगे कि किस क्वेश्चन की किस रिक्वायरमेंट में हमने क्या लिखना है, कितना लिखना है। ऐसा ही है ना? हाँ जी। तो आप में जितने स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं, इंशाल्लाह मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट पास इस दफा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बल्कि मेहनत करेंगे तो हो सकता है लगभग लगभग सारे ही स्टूडेंट पास भी हो सकते हैं जो इनमें बैठ, क्योंकि ऑलरेडी आधे स्टूडेंट है, ये कौन सा पूरे, और इतना कुछ रिजल्ट आ ही जाता है 40% के लगभग। ठीक है। वैसे इस दफा एक्सपेक्टेड है कि आई कैप का जो ओवरऑल रिजल्ट है वो थोड़ा सा कम आएगा। क्यों कम आएगा? कंबाइन है, लेंथ ज्यादा हो गई, तो बहुत से स्टूडेंट थक जाते हैं 1.5-2 महीने बाद ला पढ़ पढ़ के, तो इतने चैप्टर्स। ठीक है ना? 22, 23, 24 के करीब चैप्टर्स तो हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले क्या था? एग्जाम चीट शीट में बताइए पहला क्वेश्चन, द कंपनी डिड नॉट फाइल सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या है? सेटिस्फैक्शन ऑफ डेट बोले तो पेमेंट ऑफ डेट, बट द रजिस्ट्रार हैज प्रूफ द लोन वाज पेड। कंपनी की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई, रजिस्ट्रार के पास प्रूफ है कि लोन पे हो चुका है। कैन ही रिकॉर्ड सेटिस्फैक्शन? मेरा ख्याल है नहीं, उसे इंतजार करना चाहिए। रजिस्टर कर सकता है सेटिस्फैक्शन अगर उसके पास प्रूफ है तो? बिल्कुल कर सकता है। ये हमने पढ़ा था ना, स्पेशल पावर। कर सकता, हाँ जी, कर सकता है रजिस्ट्रार। अगर रजिस्ट्रार को पता चले कि कोई चार्ज क्रिएट हुआ है लेकिन उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स ना भी आए, तो वो खुद से चार्ज क्रिएट कर सकता है ना? नहीं कर सकता। चार्ज क्रिएट करने का पूछा है, सेटिस्फाई करने का क्रिएट नहीं कर सकता। सेटिस्फाई का एंट्री कर सकता है, क्रिएट करने की एंट्री नहीं कर सकता वो। क्लियर पहला क्वेश्चन। दूसरा, ए कंपनी फुल्ली पेड इट्स लोन। आज तक तो मैं सुनता आया था फुल्ली पेड इट्स शेयर, आज उसने क्या बात कर दी? फुल्ली पेड इट्स लोन ऑन 8 सितंबर 2022। व्हेन मस्ट इट इन्फॉर्म रजिस्ट्रार? कब रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करे? विद इन 30 days आफ्टर द पेमेंट ऑफ
लोन रीपे किया है, हाँ। क्या लोन पेमेंट को भी रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना होता है? लोन लिया फिर भी इन्फॉर्म करना है, लोन रीपे किया फिर भी करना है, लोन पार्टली रीपे किया फिर भी करना है, लोन फुल्ली रीपे किया फिर भी करना है। शाबाश, बिल्कुल करना भैया, करें। कब करना है? विद इन 30 डेज। गिने 30 डेज। सितंबर में कितने 30 होते हैं? कितने? 7 अक्टूबर, लगभग 7 अक्टूबर। विद 30 डेज भी बात कर दीजिएगा, विद इन 30 डेज आफ्टर पेमेंट। ठीक है, अब पेमेंट है 8 को, तो उसके बाद 30 दिन गिनने, वो कितने होंगे जी? हाँ 7 अक्टूबर लगभग। एक आधा दिन आगे पीछे भी हो जाए कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपने 30 डेज लिख दिया होगा तो उसे पता है कि आपको प्रोविजन। A company and bank modify repayment terms. What must be done? कुछ नहीं, मॉडिफाइड टर्म्स के मुताबिक लोन रीपे करें, सेटल करें, यही होना चाहिए ना, और तो कुछ नहीं करना ना, और कुछ नहीं करना ना। ये टर्म्स मॉडिफाई हुई है, यही करना है ना। मॉडिफाइड टर्म्स के मुताबिक बैंक और कंपनी एक दूसरे को लोन की रीपेमेंट करें, ऐसे ही करना है ना। और भी कुछ करना है? और क्या करना है? रजिस्ट्रार के पास जाना है, किस लिए? मॉडिफिकेशन। किसकी मॉडिफिकेशन के लिए? हाँ जी, चार्ज को मॉडिफाई करवाना है। क्या करना है? चार्ज को मॉडिफाई करवाना है। कि इसका प्रोसेस क्या होगा? वही जो रजिस्ट्रेशन का है। और आगे बताएं ना, 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया, ये एक लाइन लिख देंगे, आगे बताएं क्या प्रोसेस है। वही जो प्रोसेस है वो बताएं अब आगे क्या करना है। बस हो गया खत्म। ला यहाँ पे क्या करना है? रिक्वायर मॉडिफिकेशन के रिक्वायर्ड पर्टिकुलर्स along with instrument creating modification causing modification in charge, वो सबमिट करवाएंगे। कब सबमिट करवाएंगे? विद इन 30 डेज ऑफ मॉडिफिकेशन। और फिर क्या करेगा रजिस्ट्रार? सर्टिफाई करेगा मॉडिफिकेशन को, जो कि कंक्लूसिव एविडेंस होगा किस चीज का? कि चार्ज हैज बीन मॉडिफाइड। डन जी। नेक्स्ट, ए कंपनी फुल्ली रीपेड सिक्योर्ड लोन, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? वो पढ़ लिया ऊपर, कहां पढ़ा? ये और ये एक ही चीज है कि फर्क है? फर्क है? क्या फर्क है? सेम है। कंपनी डिड नॉट फाइल सेटिस्फैक्शन आफ्टर रीपेमेंट, कैन बायर रिलीज चार्ज? है कंपनी ने डिड नॉट फाइल सेटिस्फैक्शन आफ्टर रीपेमेंट। हाँ, हुआ क्या? मैं बताता हूँ। हाँ, कहानी क्या, मुझे कहानी याद आई। कंपनी ने बैंक से लोन लिया, चार्ज क्रिएट करवाया, फिर कंपनी में वो चार्ज वाली प्रॉपर्टी एक और पर्सन को सेल कर दी। अब होना क्या चाहिए कि अब ये सेटिस्फैक्शन ऑफ लोन भी इन्फॉर्म करना होता है ना, तो जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाए ये भी इन्फॉर्म करना होता है रजिस्ट्रार को। ये पता है ना आपको कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाए ये भी रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना। उसने इन्फॉर्म नहीं किया। क्या अब जो बायर है, इंटरेस्टेड पार्टी, अब इंटरेस्टेड पार्टी कौन है? बायर। क्या बायर अप्लाई कर सकता है कि सर अब इसे चार्ज को ठीक कीजिए? बिल्कुल कर सकता है। अगर कोई बायर होगा चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए कहना चाहे तो कह सकता है इंटरेस्टेड पार्टी। वैसे ना ही कहे तो बेहतर है। प्रॉपर्टी खरीद लिया, चार्ज क्यों अपने नाम पे रजिस्टर कर, लेकिन बायर करवाना चाहे करवा सकता है। बायर जो प्रॉपर्टी अंडर चार्ज उसने खरीदी है, अब रजिस्ट्रार के खातों में उस प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट हुआ है। किसके नाम का चार्ज क्रिएट हुआ है? कंपनी के नाम। आप में अपने नाम पे चार्ज स्टिल रहेगा। अब वो डिपेंड करता है नॉर्मली कि वो किन टर्म्स में आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, चार्ज समेत खरीदी है कि विदाउट चार्ज। अगर विदाउट चार्ज खरीदी हो प्रॉपर्टी तो इसका मतलब है आपने उसे कहा होगा भैया जो प्राइस है वो मैं तेरे को फुल प्राइस देता हूँ, तुम इसको लोन को रीपे करके मुझे नीट एंड क्लीन प्रॉपर्टी ट्रांसफर करो। दूसरा तरीका क्या है? आपके भैया जो लोन की अमाउंट है वो मेरे जिम्मे डाल दे और तुम कम अमाउंट ले लो। 20 मिलियन की प्रॉपर्टी पे 12 का लोन लिया हुआ है, लोन मेरे पेटे डाल दो, 8 मिलियन तुम पकड़ के निकलो, बैंक को मैं खुद 12 मिलियन दे दूंगा। इस सिचुएशन में ला ये सिचुएशन ज्यूम कर रहा है। ला क्या कर रहा है? ये सिचुएशन कि प्रॉपर्टी का चार्ज रीपे नहीं हुआ, ट्रांसफर हुआ है, तो जो बायर है क्या वो अपने नाम पे चार्ज ट्रांसफर करवा सकता है प्रॉपर्टी खरीदने के बाद? वो इंटरेस्टेड पार्टी है, वो चार्ज करवा सकता है।
नहीं, लोन पे नहीं हुआ यहाँ पे। अगर लोन पे हो जाए तो फिर चार्ज ट्रांसफर ही नहीं, फिर तो चार्ज ही खत्म हो गया, फिर तो कहानी सारी खत्म होगी। क्वेश्चन में कहाँ लिखा है लोन पे हो गया? एक मिनट, अच्छा ये मैं कोई और आपको केस स्टडी बता गया हूँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन ये केस स्टडी समझ आ गई ना? आगे चले, एक मिनट हारे, अब ये केस स्टडी भी सुन लें। कंपनी ने एक प्रॉपर्टी बेच दी थी, बायर ने कहा भैया चार्ज क्लियर करके भेजो, मैं तेरे को 8 मिलियन नहीं पूरे 20 मिलियन दूंगा, लेकिन तुमने अपना लोन उधर पे करके सारी क्लियरेंस करके फिर प्रॉपर्टी मुझे भेज दी। अब ये दूसरा केस आ गया, ठीक है। कंपनी ने कहा बिल्कुल ठीक है, फिर 20 मिलियन लूंगा। कंपनी ने अपने पैसों से बैंक को लोन 12 मिलियन पे कर दिया। बैंक ने कहा ठीक है, एनओसी दे दिया। कंपनी ने एसओसी रजिस्ट्रार की बजाय प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स के साथ बायर को दे दिया। हालांकि कंपनी को क्या करना चाहिए था? रजिस्ट्रार को जाके उधर से सेटिस्फैक्शन रजिस्टर करवाती और फिर उधर से जब रिलीज हो जाता फिर इसके पास आते। अब सिचुएशन क्या है? बायर के पास एंड प्रॉपर्टी अंडर चार्ज है, प्रॉपर्टी अंडर चार्ज है स्टिल, क्योंकि रजिस्ट्रार को नहीं पता इनकी क्या डीलिंग हुई है। प्रॉपर्टी अंडर चार्ज है, लेकिन बैंक का एनओसी बायर के पास है। सवाल ये है, क्या बायर, कंपनी नहीं, बैंक नहीं, कोई इंटरेस्टेड पार्टी जो इस केस में बायर है, वो सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज को रजिस्टर करवा सकती है? इस क्वेश्चन में देखिए, वो ना लोन लेने वाली ना लोन देने वाली, लेकिन उसके पास सबूत है कि चार्ज, एनओसी सबूत होता है ना, क्या वो जा सकती है कि रजिस्ट्रार कहेगा भैया यहाँ तो सिर्फ बैंक आए, यहाँ सिर्फ कंपनी आए? तो यही वो कह रहा है। अब मैच हो गई जी कि कंपनी ने सेटिस्फैक्शन फाइल नहीं की रीपेमेंट के बाद, क्या बायर अब चार्ज को रिलीज करवा सकता है? बिल्कुल। उसके पास अगर प्रूफ ऑफ रीपेमेंट है, उसके पास प्रूफ ऑफ रीपेमेंट क्या है? वो एनओसी, तो वो जाकर रिलीज करवा सकता है। क्लियर? इस केस में जब बायर रजिस्ट्रार के पास जाएगा और उसे बोलेगा चार्ज रिलीज कर दो, बायर की रजिस्ट्रार क्या प्रोसेस फॉलो करेगा? क्या प्रोसेस फॉलो करेगा? क्या करेगा? तो क्या प्रोसेस फॉलो करेगा? आप बताएं मेरे भाई, क्या करेगा प्रोसेस? लेंडर को नोटिस। शाबाश शाबाश शाबाश, लो हाथ करो, हाथ हाथ हाथ। क्या करेगा रजिस्ट्रार? बायर पहुंच गया रजिस्ट्रार के पास, सर ये प्रॉपर्टी खरीदी है, मेरे पास पेमेंट का सबूत है, चार्ज को रिलीज कर दीजिए। रजिस्ट्रार क्या प्रोसेस फॉलो करेगा? नोटिस। शाबाश शाबाश, हाथ 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 हाथ। क्या करेगा? लेंडर को भेजेगा, रजिस्टर कर देगा। शाबाश। क्यों रजिस्टर कर देगा? लेंडर को कोई लेटर नहीं भेजना, एनओसी है तो सही, बताया तो है, एनओसी मिल गया। क्या अगर एनओसी लेके आए जो है कंपनी या बारोअर, स्टिल रजिस्ट्रार भेजता है लेटर? नहीं, साथ है फिर नहीं भेजता, भूल गए आप। इतनी अहम बात आप कैसे भूल सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। इतनी अहम बात कैसे भूल गए आप? डंडे के प्रेशर के। क्या नाम है भाई का? ये तो फौरन बता दिया, अब डंडे का प्रेशर नहीं था। जो चीज पक्की याद की हो ना, वो डंडे के प्रेशर की वजह से भूलती नहीं है। प्रैक्टिस। शाबाश। आगे चलते हैं। द लोन्स रीपेमेंट पीरियड इज एक्सटेंडेड बाय एग्रीमेंट, व्हाट मस्ट बी डन? क्या करे? रजिस्ट्रेशन के, हाँ ये मॉडिफिकेशन का केस है। कौन सा केस है? इसके रजिस्ट्रेशन का। क्या मॉडिफिकेशन का प्रोसीजर आपको पता है? बताइए कितने प्रोसीजर हमने पढ़े? रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर पढ़ा हमने मॉडिफिकेशन का प्रोसीजर पढ़ा, हमने सेटिस्फैक्शन का प्रोसीजर पढ़ा, रेक्टिफिकेशन का प्रोसीजर पढ़ा। फिर से कौन कौन से प्रोसीजर पढ़े हैं हमने इसमें? रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर, मॉडिफिकेशन का, रेक्टिफिकेशन का, सेटिस्फैक्शन का। मॉडिफिकेशन सॉरी रजिस्ट्रेशन का,
मॉडिफिकेशन का, सेटिस्फैक्शन का, करेक्शन का। ये सारे प्रोसीजर कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है, किस में क्या लिखना है, ये आपको पता है क्या? जितनी हल्की सी आवाज निकली है ना, मुझे नहीं लगता पता है। रेक्टिफिकेशन में और मॉडिफिकेशन में सिर्फ एक फर्क बता दें। रेक्टिफिकेशन में एरर भी हो सकता है जो कि, और ओमिशन भी हो सकता है, लेट फाइलिंग। और मॉडिफिकेशन में हाँ ऑलरेडी करवाया, टाइम में करवाया, सही करवाया, उसके बाद अमेंडमेंट हो गई। हाँ लेकिन मैं ये नहीं पूछना चाह रहा था, सबसे बड़ा फर्क बताया क्या है? हाँ जी, मॉडिफिकेशन में रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ता है, रेक्टिफिकेशन में कमीशन के पास। When can registrar record satisfaction without company's notice? कब कंपनी के नोटिस के बाद बगैर रजिस्ट्रार सेटिस्फैक्शन कर सकता है रजिस्ट्रार? जब क्या हो? जब क्या हो? एविडेंस, एविडेंस, हाँ जी शाबाश। जब सफिशिएंट एविडेंस मिल जाए, किस चीज का एविडेंस मिल जाए ये भाई मेरे को बताएगा। रजिस्ट्रार को किस चीज का एविडेंस मिल जाए तो वो सेटिस्फैक्शन रजिस्टर कर देता है। हाँ, डेट हैज बीन रीपेड और प्रॉपर्टी हैज बीन रिलीज फ्रॉम चार्ज और इज नो मोर ऑफ कंपनी। जैसे उसने बेचा था, एनओसी दे दिया था बायर को, अगर बायर भी ना जाता, रजिस्ट्रार को इतला मिल जाती कि कंपनी बेच दिया कंपनी ने, तो रजिस्ट्रार क्या कर सकता था उससे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। कंपनी रीपेड लोन अंडर फ्लोटिंग चार्ज, व्हाट मस्ट इट डू? सेटिस्फैक्शन रजिस्टर करवाओ। कंपनी रीपेड पार्ट ऑफ मॉर्गेज, इज इंटीमेशन नीडेड? इंटीमेट कर। पार्शियल लोन रीपे हुआ, क्या इतला देना जरूरी है? हाँ हाँ, ये बच्चे पढ़ते नहीं है, याद नहीं करके आते सबक, ये नास्ते। इज इंटीमेशन, क्या इंटीमेट करना जरूरी है? कंपनी रीपेड लोन बट बैंक हैज नॉट कंफर्म्ड, कैन रजिस्टर वेकेट चार्ज? अगर नोटिस भेजा हो और ऑब्जेक्शन ना हो, लेकिन बैंक ने तो कंफर्म किया ही नहीं है ना, बैंक साइलेंट रहा है। अगर नोटिस भेजा और 14 डेज गुजर जाएं तो बैंक के कंफर्मेशन के बगैर भी रजिस्टर कर सकते। हाँ जी, यानी बैंक की तरफ से साइलेंस का मतलब क्या होगा? यस यस। ए बैंक फॉरगॉट टू रजिस्टर चार्ज विद इन 30 डेज, व्हाट कैन इट डू? ये कौन से वाला केस होगा? क्या ये रजिस्ट्रेशन वाला केस होगा? ये तो रजिस्ट्रेशन हो रही है। 30 दिन में रजिस्ट्रेशन ना, 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाए तो नॉर्मल प्रोसीजर लगेगा, 30 दिन के बाद रजिस्ट्रेशन करवाए तो कौन सा करेक्शन वाला प्रोसीजर लगेगा? ऐसा है क्या भैया? ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, फिर कैसा है? कैसा है मेरा भाई? हाँ, कमीशन को अप्लाई करेगा, तो ये कहाँ प्रोसीजर लिखा हुआ है? करेक्शन में लिखा हुआ है। नहीं, करेक्शन में नहीं लिखा हुआ, करेक्शन में लिखा हुआ है, ऐसा ही है, करेक्शन वाला ही है। अच्छा, ये छोटे मोटे कंसेप्ट रिव्यू क्वेश्चन होते हैं, छोटे किसी ना काम के, ये आप लेकिन पढ़ लेते हैं ना इसको, छोटा छोटा कंसेप्ट इसकी रिवीजन हो जाती है। इसको हिला, इसको हिला, इसको, हाँ हाँ, नहीं ये आपको कह रहा हूं, इसको हिलाए जरा। मेरे भाई ने पढ़ा था ये क्वेश्चन, समझ आया था, तो फिर मैं क्या पढ़ाऊं? नहीं कहते हैं तो पढ़ा देता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम ही लगेगा, कोई दूसरा क्वेश्चन करना कंप्रोमाइज हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5, किताब का क्वेश्चन नंबर 5। ये इस तरह के छोटे मोटे कंसेप्ट क्वेश्चन जितने आते हैं, कितने स्टूडेंट्स की आदत है कि वो ये भी पढ़ते हैं? इसमें कभी कोई प्रॉब्लम हुई है? अगर हो भी तो सोल्यूशन देके समझ आ जाती है ना। ये इजी क्वेश्चन है, बस कंसेप्ट को रिफ्रेश करने के लिए, एग्जाम लेवल के क्वेश्चन नहीं है। आप कहें तो मैं इसको पढ़ा देता हूं, लेकिन पता है मैं क्यों नहीं ये करवाता? इससे एग्जाम लेवल का क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा, इस तरह इस लेवल का एमसीक्यू नहीं आता एग्जाम में।
तो मैं कहता कहीं आप ये ना समझिए कि एग्जाम में इस तरह लेवल के क्वेश्चन आएंगे, इसको बेंचमार्क ना बना ले, नहीं 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 नहीं। कहते हैं तो भाई ने कहा है तो पढ़ा देते हैं हम, भाई का हुक्म सर आंखों पे, ठीक है भैया। XYZ लिमिटेड गेव इंटीमेशन टू रजिस्ट्रार दैट ऑन 24 मार्च इट हैज रीपेड इट्स लोन टू ABC बैंक, लोन पे कर दिया एंड रिक्वेस्टेड द रिकॉर्डिंग ऑफ रेलिवेंट सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। और रजिस्ट्रार को क्या बोला उसने, सेटिस्फैक्शन को रजिस्टर कर लो। रजिस्ट्रार सेंड शो काज नोटिस टू ABC बैंक, ABC बैंक ऑब्जेक्टेड टू सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज ऑन द ग्राउंड दैट सम लोन प्रोसेसिंग चार्जेस आर स्टिल ड्यू। उसका नहीं भाईजान, इसने जो 1 करोड़ रुपया लोन दिया था वो तो पे कर दिया है, लेकिन 1725 रुपए के प्रोसेसिंग चार्जेस थे वो भी पे नहीं किए, तो रहने दीजिए, इसका चार्ज रजिस्टर ना करे। पुराने जमाने में होता है ना, जब ये ऑनलाइन नहीं आते थे आपके, एडमिट कार्ड ऑनलाइन आते हैं ना, और दूसरे इंस्टीट्यूट जैसे मेरा ख्याल है पंजाब यूनिवर्सिटी वगैरह या ये लाहौर बोर्ड, इनके भी हम ऑनलाइन आते हैं। हमारे ज़माने में ऑनलाइन नहीं आते थे, ये स्कूल कॉलेज वगैरह आते थे, या जो एड्रेस आपने कॉलेज इंस्टीट्यूट का, तो एक बड़ा फ्रॉड होता था, बड़ा स्कैम होता था। स्कैम क्या होता था, सरकारी स्कूलों में नहीं होता था, वो हमारे एडमिट कार्ड जो सलाना इम्तिहान को ना बोर्ड के एग्जाम के, आपको पता है वो आते हैं एडमिट कार्ड, वो स्कूल में आते थे, स्कूल में जाके हम ले लिया करते थे। प्राइवेट जो कोचिंग वगैरह लेते थे प्राइवेट कॉलेज से, वो कार्ड उधर आते थे ना, वो क्या करते थे, वो पूरे साल की छोटी छोटी फीसिस जो है ना वो ऐड करके कहते थे क्लियर करो फिर कार्ड मिलेगा। वो उस वक्त स्टूडेंट बेचारा मजबूर हुआ होता था। और कुछ लोग तो ऐसे होते थे जीबो गरीब, वह एक दो ऐसे भी हैं, वह अकेडमी वाले बोले एक बच्चा आया, उसने दाखिला फॉर्म जमा कराने के लिए अपना नाम वगैरह लिखवा दिया। मजे की बात सुने, स्कैम क्या था, बच्चे ने पढ़ा, 10th का बच्चा था, 2 महीने पढ़ा, वो होता है तकरीबन आपको होता है पूरे साल का, उसे पसंद नहीं आई पढ़ाई, किसी दूसरे इंस्टीट्यूट चला गया, वो तैयारी उधर से की, अच्छी हुई, एडमिशन फॉर्म भेजने के पता चला उसका बच्चे का एडमिशन फॉर्म ऑलरेडी किसी ने भेज दिया हुआ है। उन्होंने कहा भाई किसने भेजा है, उन्होंने कहा जी आपका ये एड्रेस आया है, वो पुराना इंस्टीट्यूट था जहाँ 2 महीने पढ़ा था। उन्होंने साइंस क्या खेली, जब एडमिशन ओपन हुए ना बच्चे से पूछे बगैर ही एडमिशन, पता नहीं कैसे वो बोर्ड के अंदर, मैं बल्कि थोड़ा इन्वेस्टिगेट किया था, अंदर के बंदे भी मिले हुए थे, बोर्ड के अंदर से बंदे भी मिले हुए थे। अब उधर गए तो वो कहे भैया आपका जो एडमिट कार्ड होगा ना वो कॉलेज वालों के पास है, इंस्टीट्यूट वालों के पास है, उनसे मिलेगा। उनके पास गए, उन्होंने कहा जी 25,000 दीजिए, 25,000 रुपये और पूरे साल की फीस। उनका पढ़ा तो है नहीं, उन्होंने कहा नहीं पढ़ा नहीं है, रिजर्व एडमिशन तो करवाया था हमसे, अब आप पैसे देंगे तो फिर वरना नहीं। अब बोर्ड के रूल्स में मतलब मैं भी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हुआ, रिलेटिव आपको पता है, आप माशाल्लाह पढ़ते हैं ना, तो आपकी फैमिली में कोई भी पढ़ाई वगैरह का मसला होगा ना, वो आप ही से मशवरा लिया जाता है, वो दूर दूर वाले बाजुकात रिश्तेदार मशवरा लेने के लिए आते हैं। बोर्ड में गए तो उधर एक तो इन्वेस्टिगेट, वो जो बंदा डायरेक्ट डील कर रहा था ना वो उसके साथ मिला हुआ था, कॉलेज वाले के साथ। अब जब उधर थोड़ा उस हायर अथॉरिटी के पास मैं गया, उन्होंने कहा जी रूल्स में लिखा हुआ है कि आप अगर चाहें तो अपना एड्रेस बाद में चेंज करवा सकते हैं, अपना चेंज करवा दे अपने घर का, आपके घर, और उसके बाद डुप्लीकेट की एप्लीकेशन दे दे, प्रोसेस था। अब मैं उसके पास गया, मैंने कहा जी ये कैंसिल करें उसको और एड्रेस चेंज करके डुप्लीकेट इशू करें। उसने कहा नहीं ये भी नहीं हो सकता। मैंने फिर एंड पे बस हमने कहा FIR दर्ज करवा देंगे, पैसे नहीं देने। और फिर कॉलेज वालों से बैक एंड पे फोन आ रहे थे बार बार, अच्छा ऐसा करे 25,000 की बजाय 20 दे दे, 20 की बजाय 10 दे, 10 की बजाय 5 पे आ गया। मैंने कहा 1 रुपया नहीं देना, 1 रुपया नहीं देना। कहता अच्छा चले ठीक है आके ले जाए, फिर आके ले। तो ये बाजू का फ्रॉड होते करते हैं ये। अब देखें वहां पे ये कंपनी भी फंस गई, लोन पे कर दिया। ऐसे मुझे याद आ गया, मैंने कहा चले आज टाइम है तो आपके साथ गपशप भी हो जाए। ये लोन पे कर दिया है, लेकिन अब बैंक वाले को पता है कि मेरे NOC के बगैर चार्ज रिलीज नहीं होगा। उसने जो छोटे छोटे पता नहीं कौन कौन से खर्चे होंगे वो सारे डाल दिए, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस। अब लीगल पॉइंट है, जब तक NOC नहीं होएगा तो क्लियर नहीं होगा। कह रहे व्हाट शैल बी रजिस्ट्रार कोर्स ऑफ एक्शन। रजिस्ट्रार बेचारे को क्या करना चाहिए? अब जाहिर है बैंक ने अगर रिव्यूज कर दिया, रजिस्ट्रार क्या करे? हाँ, इसलिए बेहतर यही है कि जब लोन पे करे ना उसी वक्त बैंक से NOC ले ले, बाद में बैंक को याद ना आ जाए वो पुराने पैसे नहीं दिए हुए। ठीक है, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा? नंबर 1 3 काम करने हैं रजिस्ट्रार ने। नंबर 1 चार्ज रजिस्टर नहीं करेगा, रिलीज ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज रजिस्टर नहीं करेगा। नंबर 2 अपने पास रीजन नोट करेगा क्या ऑब्जेक्शन लगाया है, और नंबर 3 कंपनी को इन्फॉर्म करेगा
कि भैया ये इन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया, ऑब्जेक्शन सेटल करके दोबारा आइए। ये 3 काम करने हैं। कुछ समझ आई मेरे भाई? ये था कंसेप्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ज़ारा वांट्स टू इंस्पेक्ट द रजिस्टर ऑफ चार्जेस ऑफ ए, भाई ये तो सिर्फ एक मेंबर ही कर सकता है ना? कौन कर सकता है? मेंबर भी कर सकता है, क्रेडिटर भी कर सकता है विदाउट फी, और अदर पर्सन विद फी। शी इज नॉट ए मेंबर और क्रेडिटर, कैन शी? यस यस यस, फी पे कर दे, बिल्कुल करे, इंस्पेक्ट करे। व्हाट डज द कंपनीज एक्ट रिक्वायर? व्हाई डज कंपनी एक्ट रिक्वायर रजिस्टर ऑफ मॉर्गेज एंड चार्जेस? किस लिए? ताकि कंपनी के पास भी सारा रिकॉर्ड अवेलेबल हो, किस किस से लोन लिया, कब लिया है, कितना पे हो गया, वगैरह वगैरह। सिक्योरिटी के तौर पे क्या चीज रिक्वाई है? Who can inspect register of charges and on what terms? कौन कर सकता है? What terms? Members और creditors without fee? अच्छा, ये आपने जहां कहीं आया ना विदाउट फी और विद फी, तो ये याद करना है कौन सा वाला विदाउट फी, कौन सा वाला विद फी था। ठीक है? जैसे अगर क्रेडिटर्स जो है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इंस्पेक्ट करना चाहता है, कंपनी रिफ्यूज कर दे, क्रेडिटर फीस दी, उसने फीस देने को तैयार है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को इंस्पेक्ट करना रिफ्यूज कर दिया, क्रेडिटर को क्या करना चाहिए? कंपनी ने रिफ्यूज कर दिया, क्या करना चाहिए? रजिस्ट्रार के पास 0 नंबर, 0 नंबर, क्योंकि मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की इंस्पेक्शन सिर्फ मेंबर ही कर सकते हैं, क्रेडिटर नहीं कर सकता। भूल गए हैं? तुक्के लगाते हैं, तुक्के। अच्छा, ये जो इधर मॉर्गेज एंड चार्जेस का रूल होगा ना, वही मेमोरेंडम का भी होगा। यही सोचा ना? यही सोचा आपने? जरा देखिए मेमोरेंडम और आर्टिकल में जाके क्या लिखा हुआ है, क्या उधर क्रेडिटर लिखा हुआ है कि ओनली मेंबर लिखा हुआ है? तो तीर तुक्के ना चलाया करें, क्योंकि आप कैसे सोचेंगे आई कैप को पता है, और आई कैप ने वही क्वेश्चन पूछना है जहां पे तीर तुक्का ना लगता हो। समझे या कि नहीं समझे? आगे चलते हैं। हाँ भैया, ये कंसेप्ट रिव्यू क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, ये भी करवाने हैं कि पास पेपर के क्वेश्चन की तरफ चले? ये भाई बोलेंगे तो फिर जाने ने, ये पढ़ लिया आपने, समझ आ गई आपको? आगे चलते हैं नेक्स्ट। पास पेपर के क्वेश्चन एक एक करके। अब मैं ये भी नहीं बताऊंगा किस चैप्टर का क्वेश्चन है, चैप्टर भी आप खुद बताएंगे। डायरेक्टर वाले का होगा, होना तो चाहिए था। डायरेक्टर आ गया इसलिए डायरेक्टर वाले का होगा। भाई की सोच को सलाम, शाबाश। किस भाई की सोच थी? डायरेक्टर आ गया इसलिए डायरेक्टर वाले चैप्टर का होगा। अब इसमें इसका मतलब है और कोई ना मेंबर आएगा ना चीफ एग्जीक्यूटिव आएगा, ऐसा है क्या? असूल है यार भाई, जिंदगी इतनी आसान नहीं होती, इतनी सादा नहीं होती। डायरेक्टर्स ऑफ मुंतकिल लिमिटेड आर कंसीडरिंग टू रीलोकेट कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद टू कैरी ऑन बिजनेस मोर इकोनॉमिकली। Advise company secretary about the steps which must be taken to relocate the registered office under the provisions of Companies Act। तो क्या है, बस स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, बात खत्म। एससीसीपी का अप्रूवल कहाँ चाहिए? ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रिवाइज हो रहा है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होती है ना, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का रूल क्या है मुझे याद है, स्पेशल रेजोल्यूशन थी, उसके बाद विद इन 30 डेज अल्टर्ड मेमोरेंडम की कॉपी स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ रजिस्ट्रार को सबमिट करवानी थी, रजिस्ट्रार ने सर्टिफाई करना था, है ना? ये नहीं करना था, क्यों? एससीसीपी की अप्रूवल भी लेनी है, शाबाश। अच्छा, मेमोरेंडम के केस में एससीसीपी की अप्रूवल की क्या कंडीशन थी? क्या ये कंडीशन वही थी जो रजिस्टर ऑफ मॉर्टगेज एंड चार्जेस की हैं? पहले ये बताइए, रेक्टिफिकेशन ऑफ मॉर्टगेज एंड चार्जेस में भी एससीसीपी के पास जाते हैं, उसमें भी एससीसीपी की कंडीशंस होती है। मेमोरेंडम में रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास की अल्टरेशन करनी है, उसमें भी एससीसीपी के पास जाते हैं, उसमें भी एससीसीपी कुछ कंडीशन देखता है।
मेरा सवाल सिर्फ इतना है, कंडीशन को मारे गोली, वो तो आपको याद होनी ही नहीं है ना, ये तो मुझे पता है नहीं याद है आपको। मैं सिर्फ इतना बता दें, कंडीशन सेम है दोनों में या डिफरेंट है? डिफरेंट है। सारी डिफरेंट है कि कुछ सेम कुछ डिफरेंट? कुछ चेंज है, कुछ। शाबाश, तीर तुक्का चलाया और सही निशाने पे लग गया। अब ये मेरा भाई बताएगा, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास की अल्टरेशन होनी है, क्या कंडीशन है? क्रेडिटर्स और मेंबर के इंटरेस्ट को वो देखेगा, इफेक्ट तो नहीं है। और कॉपी इशू करेगा और 7 डेज में पहुंचा देगा। ओके 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 ओके। और रजिस्टर ऑफ मॉर्गेज एंड चार्जेस, इस टॉपिक में चार्ज क्रिएट हुआ, 30 डेज गुजर गए, बाद में याद आया रेक्टिफिकेशन का केस है, एससीसीपी के पास जाएंगे, क्या एससीसीपी फौरी तौर पे चार्ज एक्सटेंड कर देगा, टाइम एक्सटेंड कर देगा, या कुछ कंडीशन देखेगा? कंडीशंस क्या है? शेयर होल्डर क्रेडिटर के इंटरेस्ट को कंसीडर करेगा, और हाँ वो चेंज जो क्या है, इक्विटेबल, जस्ट एंड इक्विटेबल हो। और क्या था वो, हाँ हार्मफुल वाला भी कोई क्या था वो, क्या और क्या था, एक और भी था, वो क्या था? एक्सीडेंटल हो, और सफिशिएंट कॉस्ट, डिले किस वजह से हुआ। तो ये कंडीशंस के ऊपर फोकस किया करें, क्या करें? कंडीशंस के ऊपर फोकस किया करें। क्लियर? ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन था? चैप्टर 2। चलिए आइए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा कौन से चैप्टर का। द स्पोर्ट्समैन फाउंडेशन गारंटी लिमिटेड, लफ्ज गारंटी से क्या पता चला? लिमिटेड बाय गारंटी है। स्पोर्ट्स में, हाँ अच्छा, ये वो है ना, वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये नॉट फॉर प्रॉफिट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ना भाई। कैसे पता चला नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है? नाम में गारंटी है, नाम में लफ्ज लिमिटेड है। अगर ये एसोसिएशन, मकसद इसका भी अच्छा है, लेकिन अगर इसे एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट का लाइसेंस मिला होता ना, तो उसके नाम में लफ्ज लिमिटेड ना आता। ठीक है? has resolved to increase the liability of its member from rupees 50,000 to 500,000 by alteration of the liability clause of the memorandum of association. Can the alteration memorandum of association be made binding on member? मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में कोई भी ऐसा चेंज करे जिससे एग्जिस्टिंग मेंबर्स की लाइबिलिटी इंक्रीज होती हो। फॉर एग्जांपल, जो उन्होंने अमाउंट गारंटी की है वो बढ़ा दे, या जो उन्होंने शेयर सब्सक्राइब किए हैं या करने हैं उनकी तादाद बढ़ा दें। फिर से, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में अगर कोई भी आप ऐसा चेंज कर रहे हैं जिससे एग्जिस्टिंग मेंबर्स की लाइबिलिटी इंक्रीज होती हो, जैसे अगर लिमिटेड बाय शेयर है तो ज्यादा शेयर्स खरीदने की जिम्मेदारी लाइबिलिटी दी गई हो, और अगर लिमिटेड बाय गारंटी है तो हायर अमाउंट लाइबिलिटी की वो एग्री करवानी हो उससे। तो ये जब लाइबिलिटी इंक्रीज करवाना चाहते हैं तो ये रेजोल्यूशन तब तक बाइंडिंग नहीं होगी जब तक बहन जी बताइए, जब तक, कब तक रेजोल्यूशन बाइंडिंग नहीं होगी? ये क्लास कौन सी है भला? ये गोला कौन सा है जिधर आप बैठे हैं? ये इतना याद है आपको? ये मेरा भाई बताएगा, शाबाश। सेशन लेट। अब मजबूरियां बताएंगे, सवाल का जवाब नहीं बताएंगे। ये भाई मजबूर नहीं लगता कि हैं मजबूर आप भी? अब मजबूर नहीं है, बताइए। रिटन कंसेंट चाहिए तमाम मेंबर्स की। तमाम मेंबर्स की? किन तमाम मेंबर्स की? और सबकी नहीं चाहिए। स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो तो गई है सारे शेयर, अब क्या चाहिए? अब कुछ और चाहिए। अफेक्टेड क्लास नहीं, ये जिस मेंबर की लायबिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं उसकी क्या चाहिए? क्या चाहिए? रिटन कंसेंट। आगे आधे नंबर मिले आपको। आगे
रिटर्न कंसेंट के आगे पूरी बात करें, यही है, ये फिर कहते हैं पेपर बड़ा अच्छा हुआ है। रिटर्न कंसेंट ये जो गया ना अभी वो यही लिखेंगे, रिटर्न कंसेंट चाहिए, अगली बात नहीं लिखेंगे। अगली बात क्या थी, और क्या थी अगली बात? हाँ शाबाश, इधर बिफोर और आफ्टर द, ये नहीं थी बात, ये नहीं थी बात, क्या लिखी थी? लिखी थी बात, पूरी बात नहीं करते आप कंपनी लॉ में, ये भी मसला है, पूरी प्रोविजन लिखा करें। भाई ये बात समझ आ गई ना? बाइंडिंग हो सकती है, यस हो सकती है, क्या शर्त है? जिस चीज की लायबिलिटी इंक्रीज करनी है उसकी रिटर्न कंसेंट ले, और क्या करें? अफेक्टेड लायबिलिटी जिन जिन मेंबर्स, क्योंकि लाजमी नहीं कि किसी एक सर्टेन क्लास में सबकी लायबिलिटी, हो सकता है किसी एक दो मेंबर की आपने लायबिलिटी इंक्रीज की हो। आई के आपने केस स्टडी पूछी थी, उसमें कुछ मेरा 4-5 मेंबर थे कंपनी के, उसने कहा से एक मेंबर की लायबिलिटी इंक्रीज कराई, तो इस सूरत में कंसेंट किसकी चाहिए? सिर्फ उस एक मेंबर की, ठीक है। नॉर्मली जो राइट्स वेरी होते हैं वो इंटायर क्लास के होते हैं, लेकिन जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है ना वो चंद एक लोगों की होती है। लेकिन बहरहाल जो भी केस हो, आपने अगर वो लायबिलिटी इंक्रीज करने की बात कर रहा है तो आपने क्या करना है? जिस जिसकी भी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है क्या करें? रिटर्न कंसेंट नहीं रे, इनकम्प्लीट आंसर इज इनकरेक्ट आंसर। हाँ बिफोर एंड आफ्टर नहीं, इधर बिफोर और आफ्टर, और किसके बिफोर और आफ्टर ये तो बताया नहीं। रेजोल्यूशन या स्पेशल रेजोल्यूशन? ना ना, स्पेशल रेजोल्यूशन पास की थी ना, लायबिलिटी इंक्रीज करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं पास की थी। चले अगर रेजोल्यूशन तो रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है। नहीं क्या मतलब, क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, you are required to list the procedure to be followed by each company for shifting its registered office as specified under provisions of company। ये तो अभी पढ़ लिया हमने, तो दो कंपनीज का क्यों पूछ रहा है? सेम प्रोसीजर हमें डुप्लीकेट करना पड़ेगा। The directors of Worldwide Motors Limited and its subsidiary Worldwide Autos Private Limited WAP have decided in their respective board meeting to shift their registered office to Landmark Center GT Road Lahore। यानी अपने ऑफिस शिफ्ट करके कहां लेके आए? लाहौर में। द प्रेजेंट एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिसेज आर, वर्ल्ड वाइड मोटर्स का है हाली रोड लाहौर और वर्ल्ड वाइड ऑटोज का है पेशावर। हमें इस एड्रेस में सिर्फ एक चीज से गर्ज है, किससे? सिटी कौन सा है? पहले वाला क्या है? सिटी टू सिटी, विद इन सिटी, विद इन सेम सिटी, सॉरी। इसमें क्या करना है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेजोल्यूशन पास करेंगे। स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए? नहीं चाहिए। और क्या करना है? 15 डेज में रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना है। 15 या 14? 15 में, बस। हाँ, रिकॉर्ड भी रजिस्ट्रार को लेके जाना है। एक मिनट ठहर जाए, रिकॉर्ड रजिस्ट्रार को शिफ्ट करना है। हाँ एड्रेस, हाँ जी सिर्फ अपडेट करा। न्यू रजिस्ट्रार को रिकॉर्ड शिफ्ट करने वाला पॉइंट नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना? सेम। जी भैया, टोटल पाकिस्तान में कितने रजिस्ट्रार है और उनकी ज्यूरिसडिक्शन बताया किस किस सिटी में है? कौन किस किस सिटी में? इस्लामाबाद, 4 प्रोविंशियल कैपिटल, यानी कौन कौन से? कराची, पेशावर, कोयटा, लाहौर और कहा मुल्तान, फैसलाबाद और सक्खर। तो ये चूंकि लाहौर का लाहौर में ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, वो पॉइंट नहीं लिखना रजिस्ट्रार को रिकॉर्ड शिफ्ट करने वाला। दूसरा वर्ल्ड वाइड ऑटोस, अब पेशावर में ये कैसे डिफरेंट है? सेकंड वाला केस ऊपर वाले केस से कैसे डिफरेंट है? प्रोविंस का प्रोसीजर है वो जो हमने पढ़ लिया, और उसमें एससीसी भी आता था, और उसमें एससीसी की कंडीशन आती थी, और वो कंडीशन क्या थी? कॉस्ट देखेगा। शाबाश शाबाश, हाथ कर हाथ। कॉस्ट वाला रजिस्टर मॉर्गेज एंड चार्जेस में था कि रजिस्टर ऑफिस क्लास चेंज में था?
इधर भी था, इधर भी था, शाबाश। और क्या था, इधर क्यों था, इधर था कंडीशन। ओके ओके, और ठीक है, और बस यही था। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर 5। आपका कोई मसला है तो आप पूछ ले, पूछ ले, पूछ ले, पूछ ले। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, रिक्वायरमेंट पढ़ ले पहले, कुछ शायद अंदाजा हो जाए कि टॉपिक किस चैप्टर से रिलेट करता है क्वेश्चन। कह रहे हैं अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनी दैट डिस्कस द फॉलोइंग मैटर्स, इम्पैक्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्लान ऑन द ऑथोराइज्ड एंड पेड अप शेयर कैपिटल। ऑथोराइज्ड एंड पेड अप शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल पे इम्पैक्ट बताइए। ऑथोराइज पे भी, पेड अप पे भी। ऑथोराइज को भी अंडरलाइन करें, पेड अप को भी अंडरलाइन करें। ये आपका किस चैप्टर का क्वेश्चन है भला? चैप्टर 5 का, और गालबन क्वेश्चन 4 है। फिर प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सेड प्लान, जो भी प्लान है आपका उसको इंप्लीमेंट करने का प्रोसीजर क्या होगा, यानी ऑथोराइज कैपिटल में अल्टरेशन का प्रोसीजर क्या है, वो क्या प्रोसीजर है? सबसे पहले तो अथॉरिटी होनी चाहिए, और नंबर 2 स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर, रजिस्ट्रार को अप्लाई करें कितने अरसे में? 15 डेज में, और 3 ही है, नंबर तो 4 है। एक और लिख रहे, रजिस्ट्रार शैल सर्टिफाई which shall be conclusive evidence that all requirements of registration have been met। ऐसे जनरल लाइन होती है ना कि रजिस्ट्रार सर्टिफाई कर देगा जो कि कंक्लूसिव एविडेंस है कि सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी हो चुकी है। इम्पैक्ट ऑन ऑथोराइज, अब ये देखना है, उसने 3 आपको बताए हुए चीजें, हर 3 ऑप्शन, हर ऑप्शन का अलग अलग इम्पैक्ट बताना है। किसके ऊपर बताना है? ऑथोराइज कैपिटल के ऊपर भी, पेड अप पे भी। पहला पढ़ते हैं इसको। क्रिम्सन लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जुलाई 2018 एज ए पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी विद द फॉलोइंग ऑथोराइज्ड एंड पेड अप कैपिटल। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल है कितना, नंबर ऑफ शेयर्स बताए हुए हैं उसने 1200। अच्छा, नंबर ऑफ शेयर्स इन मिलियन है, 1200 मिलियन शेयर्स हैं और 800 मिलियन शेयर्स है, ऐसा ही है। फिर पेड अप शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर्स इन मिलियन है 600 और 400, यानी ये ऑथोराइज, ये पेड अप, और ये क्या है? फेस वैल्यू पर शेयर। इसकी 15 है क्लास ए की, क्लास बी की कितनी है? 40। क्लास बी के पास, क्लास ए के पास 1 वोट है, क्लास बी के पास कितने वोट्स होंगे? कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेट कर लें। हैं 2.67 आ रहा है, 2.66। अच्छा आगे चल, लेकिन उसको पूछा नहीं हुआ, मैंने आपसे वैसे ही कैलकुलेशन करवा ली, किसी क्वेश्चन में उसने करवाई भी हुई है। ये 2.66 कैसे आया, समझ आ गई आपको? 15 रुपए की एक चिप्स का पैकेट मिले तो 40 रुपए कितने चिप्स के पैकेट मिलेंगे? 2 से ऊपर, यही। और कैसे, कितने ऊपर? कैलकुलेशन करें, कितने हैं? 40 डिवाइडेड बाय 15। क्या है आपकी जनरेशन, छोटी सी कैलकुलेशन कॉमन सेंस की नहीं करनी आती? ज़मानी कलामी साहब कैलकुलेटर नहीं इस्तेमाल करना आता आपको? ये दूसरी तीसरी क्लास के बच्चे को सवाल करवाए जाते हैं, एक चीज की कीमत इतनी है तो इतने रुपए में कितनी चीजें आएंगी, नहीं करवाए जाते क्या? डिवीजन सिखाना हो तो सवाल ऐसे होता है, एक चीज की कीमत इतनी है, इतने रुपए में कितनी चीजें आएंगी। ये मल्टीप्लिकेशन का सवाल समझाना हो तो क्या है, एक चीज की कीमत इतनी है, 3 चीजों की कीमत कितनी होगी, ये उधर सिखाते थे नहीं? अच्छा मैं भी समझू, आपको मुश्किल क्यों लग रहा है सवाल?
द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन देयर लेटेस्ट मीटिंग हैज प्लान टू शेयर। अच्छा मुझे बताइए इसका ऑथोराइज शेयर कैपिटल इन रुपीज कितना है? क्लास ए का ऑथोराइज कैपिटल इन रुपीज कितना है? $18,000 million, 18,000, ओके। कह रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन देयर लेटेस्ट मीटिंग हैज प्लान टू अल्टर सीएल शेयर कैपिटल इन द फॉलोइंग मैनर। पहला क्या है? कैंसल द ऑथोराइज शेयर कैपिटल ऑफ क्लास बी बाय 350 मिलियन शेयर्स। क्लास बी का ऑथोराइज कैपिटल उन्होंने कैंसिल करना था। क्या कर सकते हैं? क्लास बी के 350 कैंसिल कर सकते हैं? अच्छा क्लास बी के 450 कैंसिल कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो कैंसिल वही कर सकते हैं जो अनइश्यूड है। जो इश्यूड हो चुका है वो कैंसिल नहीं कर सकते। 350 कर सकते हैं। इसके बाद बताइए कैंसिल करने आपने सिंपल क्या करना है? इसमें इसको क्रॉस लगा के इधर लिख देना है 450 बस। फिर आप कैलकुलेशन कर लें कि उसने दो चीजें पूछी थी, क्या? ऑथोराइज कैपिटल और पेड अप कैपिटल। अब यहां पे 450 लग गया। 450 क्यों लगा? अब बताइए ऑथोराइज कैपिटल कितना होगा? 450 मिलियन। ऑथोराइज कैपिटल रुपीज कितना होगा? इन रुपीज कितना होगा? इन शेयर के साथ इन रुपीज भी बताएं कितना होगा? 450 इंटू 400। पेड अप कैपिटल कितना होगा? सेम रहेगा, सिर्फ ये लिख देंगे। सेम के आगे कैलकुलेट भी करना है। सेम क्या करना है? सिर्फ ये लिख देंगे। सेम के आगे कैलकुलेट करके भी बताएंगे यानी कितना है। हाँ कोई थोड़ा तकलीफ उठा लिया करें। हाँ जी लिख ले शाबाश, लिख ले कितना। हाँ मॉडिफिकेशन का प्रोसीजर बताओ 3 नंबर के साथ। कहेंगे सेम। मॉडिफिकेशन इन चार्ज का प्रोसीजर बताओ। आपने क्या लिखना है? सेम, क्योंकि बुक में लिखा था सेम। तो सेम का मतलब है मार्क्स 3 है, तो वो सेम रिप्रोड्यूस कर दो ना इधर। तो यहाँ पे पेड अप शेयर कैपिटल कितना होगा क्लास बी का? हाँ सेम, यानी के 400 इंटू 4। भैया बात समझ आई? आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट भी, कंसोलिडेट 2 शेयर ऑफ क्लास ए इंटू 1 शेयर। अब बताइए कंसोलिडेट जो होगा सिर्फ ऑथोराइज होगा, सिर्फ पेड अप होगा कि दोनों होंगे? तो कंसोलिडेट करें। कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है? दो चीजों को मिला के एक करना है कि एक के दो करने हैं? एक का दो के दो का एक, पक्का दो का एक। तो बताइए फिर 1200 है, 600 हो जाएंगे। और पेड अप शेयर कैपिटल कितने हो जाएंगे? इसको काट के 600 लिख दें और ब्रैकेट में शो करवा दें 1200 डिवाइडेड बाय 2। कैसे आया 600? दो को मिला के एक किया है। अगर 3 को मिला के एक बनाते तो क्या आता? 1200 डिवाइडेड बाय 3। 4 शेयर को मिला के एक कंसोलिडेट करते तो क्या आता आंसर? 1200 डिवाइडेड बाय 4। 5 को मिला के करते क्या आता? डिवाइडेड बाय 5। भाई कुछ समझ आई? तो यहाँ पे बताइए 2 को मिला के एक किया है, उसने बताया हुआ रेशो, कंसोलिडेशन की रेशो 2 को मिला के 1। तो बताइए 1200 डिवाइड बाय 2 कितना आया? क्या पेड अप भी रिड्यूस कंसोलिडेट होगा? ये कितना आ जाएगा? फेस वैल्यू में फर्क पड़ेगा? कंसोलिडेशन में 2 का 1 बन रहा है, तो अब जो 1 होगा 2 के बराबर होगा। यानी इसमें क्या कैलकुलेशन होगी भला? 15 मल्टीप्लाई बाय 2। कर लिया है चेंज? अब हमारी कैलकुलेशन वही। ऑथोराइज कैपिटल कितना होगा? 600 मल्टीप्लाइड बाय 30। और पेड अप कितना होगा? 300 मल्टीप्लाइड बाय 30। यानी इसका मतलब ये हुआ कंसोलिडेशन में नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाते हैं, फेस ऑफ वैल्यू उसी हिसाब से बढ़ जाती है, टोटल अमाउंट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल सेम रहता है। भाई समझ आई कुछ? और कुछ समझ आई? नहीं आई? आई है? अच्छा ओके। सी फिर खुद करें। सब डिवाइड 1 शेयर ऑफ क्लास बी इंटू 2 शेयर हैविंग इक्वल फेस वैल्यू।
फेस वैल्यू वो 2 शेयर की बात कर रहा है, ये नहीं कह रहा कि पहला जो 1 शेयर है वो और जो सब डिवाइड होकर 2 होंगे दोनों की फेस वैल्यू सेम है। ऐसे थोड़ी होता है, एक 10 रुपए का शेयर के 2 10 रुपए के शेयर बन जाए, ऐसा जादू में होता है, लॉ में नहीं ऐसा होता। लॉ में वो क्या कह रहा है, वो जो 2 शेयर बनाओगे ना उनकी आपस में फेस वैल्यू सेम होगी, आपस में फेस वैल्यू। आपको पता है जादूगर आता है 10 रुपए का, 10 रुपए दे उसे 2 10 रुपए के नोट बना के आपको दे देता है, फिर आप उसे 50 रुपए का नोट देते हैं, वो आपको 2 50 रुपए के नोट बना के दे देता है, फिर 1000 रुपया देते हैं, उसका 1000 रुपए के 2 नोट बना के दे देता है, फिर आप घर की सारी ज्वेलरी सारे पैसे उसको देते हैं, हाँ, फिर वो गायब हो जाता है, फिर वो गायब हो जाता है। ठीक है, तो पहले सब डिवीजन में क्या होगा, 1 के बनेंगे 2। अब क्लास बी की अब ये तीसरी ये लग गया, मतलब हर सिचुएशन इंडिपेंडेंट है। अब वापस आ जाए, अब क्लास बी में आपने बेस सिचुएशन को ही अज्यूम करना है, क्लास ए वाली सिचुएशन नहीं अज्यूम करनी, क्योंकि उसने नहीं बताया हुआ कि अब आपने उसको उसी के मुताबिक करना, क्या बताया हुआ है करना है इसको, नहीं इसको क्या करें, पार्ट 1 के बाद चेंज करें कि इंडिपेंडेंट ऑफ पार्ट 1 चेंज करें। मेरा ख्याल है इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बताया नहीं हुआ। ये थर्ड वाला चेंज 1 के बाद हो रहा है कि इन प्लेस ऑफ 1 हो रहा है। कितने स्टूडेंट का ख्याल है कि 1 को चेंज करने के बाद उसके मुताबिक थर्ड वाला चेंज होगा, कि हाथ उठाएं, मैं जैसे कितने स्टूडेंट का ख्याल है नहीं 1 की जगह पे थर्ड चेंज 1 के बाद होगा, 1 के बाद कर लेते हैं। 1 में क्या चेंज हुआ था, यहां पे क्या पड़ा था 450, ऐसा ही है, और ये क्या था, ये सेम था। ओके, अब क्या करना है, सब डिवाइड 1 शेयर ऑफ क्लास बी, ये 450 है, ये कितना हो जाएगा 450, 900 कैसे आया, कैलकुलेशन शो करवाएं, 450 मल्टीप्लाई बाय 2, ये क्या है सब डिवीजन। पेड अप शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा 800 कैसे होगा 400 मल्टीप्लाई बाय 2, सब डिवीजन में शेयर की तादाद ज्यादा होगी, ये ज्यादा हो रही है, ये 400 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, और फेस वैल्यू क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, कितने 4 डिवाइडेड बाय 2, 40 डिवाइडेड बाय 2 20। तो अब बताइए, अब ये थर्ड केस में जब सब डिवीजन करेंगे अथॉराइज्ड शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा, कितना था पहले 450 था, 900 मल्टीप्लाइड बाय 20 8, क्योंकि उसने सिंगल प्लान के तौर पे तीनों चीजें लिखवाई हुई हैं, उसने क्वेश्चन में इंडिपेंडेंट नहीं किया हुआ। मुझे खुद वैसे इसमें एम्बिग्विटी है कि इसे थर्ड को 1 से सेपरेट करना चाहिए, मैं दोनों आपको डिस्कस करवा देता हूँ। उसे क्वेश्चन में मेंशन करना चाहिए था कि इंडिपेंडेंट है कि सिंपल, उसने मेंशन, हाँ, लेकिन ये मुझे इसी वजह से ये लगा है वैलिड कि एक ही मीटिंग में तीनों फैसले हुए हैं, और उसने नीचे उसने एक और बात आप बताता हूँ लिखा हुआ है प्लान, इंपैक्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्लान, इसके साथ ऐसा नहीं लिखा हुआ। अब आपको लगेगा ये छोटी सी बात है, प्लान सिंगुलर फॉर्म है, इसका मतलब क्या है, ये सिंगल प्लान के तौर पे, इसलिए इसको किया है, वरना वो प्लान्स लिखा होता ना इधर तो मैं हर एक को अलग अलग ट्रीट करता लाजमी, समझे नहीं समझे। क्या आपको ये पता था रिक्वायरमेंट में एस है या नहीं, इससे भी फर्क पड़ता है, ऑप्शन है कि ऑप्शंस, इससे सिचुएशन पे फर्क पड़ता है। आपको पता था इससे पहले ये कि रिक्वायरमेंट में एक लफ्ज से भी फर्क पड़ता है, एक अल्फाबेट से भी फर्क पड़ता है। ऑप्शन लिखा हो तो आपने एक ऑप्शन बतानी है, ऑप्शन लिखा हो तो 2 या 3 बतानी होती है। डायरेक्टर पाकिस्तान से बाहर है, ठीक है, मीटिंग कंडक्ट करवानी है, बोर्ड की अप्रूवल चाहिए, क्या ऑप्शन है, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिखते हो, क्या ऑप्शंस हैं, वीडियो भी कर लो, रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन भी कर लो, समझे। अब मुझे बताएं, जो ये बच्चे यहां से उठ के चले गए कि सर ने कौन सी नई चीज सिखानी है, उन्हें इस चीज का पता चलेगा कि रिक्वायरमेंट के अंदर सिंगुलर यूज किया गया वर्ड उसका और या प्लूरल यूज किया, इसका हमने ध्यान रखना है।
वो तो दूर की बात है, आप में से आधे स्टूडेंट नहीं ख्याल रखेंगे जिनको ये बात पता है, उनको कहाँ से जेहन में आनी है, उनको तो जेहन में भी नहीं आएगी, आप में से भी आधे भूल जाएंगे। तो चले बताइए थर्ड में क्या था इम्पैक्ट, ये समझ अब शेयर कैपिटल कितना होगा क्लास बी का, ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितना होगा रुपीज में, 900 इंटू 20 1800 और 18,000, और पेड अप शेयर कैपिटल कितना होगा 800 मल्टीप्लाइड बाय 800 मल्टीप्लाइड बाय 20, हाँ 1600, अच्छा ठीक है, टोटल बता रहे थे, मैं समझा 16 उसकी फेस वैल्यू बता रहे हैं, आप 16 टोटल पेड अप कैपिटल बता रहे थे, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। और क्वेश्चन को समझ आया, कुछ भी नहीं था सिवाय मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के, खुद बताएं इसमें कोई लीगल कंसेप्ट था, ये काउंटिंग का सवाल था कि लॉ का, खुद बताना है सही से, काउंटिंग का सवाल था, लेकिन थोड़ा सा जरा डिफरेंट होता है ना स्ट्रक्चर, आपके हाथ पैर फूल जाते हैं, आप कहते हैं पता नहीं क्या पूछ रहे। और जहां मैंने देखा टेबल आता है ना, स्टूडेंट के जहन में लॉ किसी भी थ्योरेटिकल पेपर में जहां टेबल आ जाता है ना, तो हालांकि अकाउंटिंग के पेपर में, मैथ के पेपर में कम्प्लेक्स टेबल आ जाए, बच्चा परेशान नहीं होता क्योंकि पहले से तैयार होता है, लेकिन लॉ के पेपर में या मिलते जुलते किसी थ्योरी के पेपर में टेबल आ जाए ना, बच्चा जहनी तौर पे तैयार एक्सेप्ट ही नहीं करता उसको, कहता नहीं ये कोई जीबो गरीब सी चीज आ गई है, ये तो मेरे से नहीं होनी, ये पता नहीं क्या इन्फॉर्मेशन उसने दी है, आउट ऑफ सिलेबस, और नहीं आउट ऑफ सिलेबस कभी कभी दे देता किसी का दुका सवाल में टेबल। क्या लॉ के पेपर में टेबल दे सकता है? हाँ जी, टेबल देने से क्वेश्चन इजी होता है, आपको ये पता है क्यों इजी होता है भला? इंफॉर्मेशन सिस्टमैटिक फॉर्मेट में आपके सामने आ जाती है, ये इंफॉर्मेशन सिस्टमैटिक फॉर्मेट में नहीं है, ढूंढना पड़ता है आपको कौन सी चीज किधर है, यही सारी इंफॉर्मेशन अगर पैराग्राफ में होती ना, आपको ढूंढना पड़ता बार बार, पेड अप कैपिटल किधर है, टोटल किधर है, फेस वैल्यू किधर है। तो टेबल में देने से इंफॉर्मेशन उसने क्या किया है, सिस्टमैटिकली प्रेजेंट किया, ये आसान फॉर्मेट है। लेकिन आपको लगेगा नहीं थ्योरी के पेपर में तो टेबल होता ही नहीं, या टेबल दे दिया उसने, रॉकेट साइंस दे दिया कोई, इसके अंदर इंजीनियरिंग स्किल्स चाहिए इसके लिए, इस वजह से सॉल्व करें, कुछ नहीं चाहिए, बेसिक मैथ चाहिए। कौन कौन सा? प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। तो क्या लॉ के पेपर में टेबल आ सकता है? इससे हमारा क्वेश्चन मुश्किल होगा कि आसान होगा? लेकिन ये बात आपको पता है, किनको नहीं पता? जो उठ के चले गए हैं देख के कि सर ने आज कौन सा नई चीज सिखानी है, टाइम जाया करना, अपना भी करेंगे हमारा भी करेंगे, हमारा टाइम तो सल को तो चलो पैसे मिलते हैं टाइम जाया करने के, हमें कौन से मिलने, हम निकलते हैं, यही सोच के गए ना कि टाइम जाया होगा, कर ले घर जाके जो आपने करना है। रमजान में भी ऐसे होता है ना, दफ्तर 2 बजे छुट्टी होती है, 2 बजे सड़क पर हॉर्न बज रहे होते हैं, स्पीडी, हर बंदा जल्दी जल्दी घर पहुंचे, जल्दी जल्दी घर पहुंचना, क्या करना है? घर जाके सोना है, ये वही है, जल्दी जल्दी। देखा क्या? नहीं हमारा टाइम बहुत कीमती है, ये गैर जरूरी चीजों पे टाइम नहीं लगा सकते, फौरन चले घर, चल के क्या करना है? सोना है। चले जी, पढ़ा ना आवे रिक्शा ये कौन सा कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे हैं हम, ये उधर बगल बजा तो साथ ही प्रोग्राम खत्म है, ये हमारी क्लास है, क्लास है, अभी तो बहुत से क्वेश्चन पढ़े हैं। अच्छा चलें, अच्छा मुझे सिर्फ ये बता दे, लॉ के पेपर में टेबल आ गया, क्वेश्चन आसान बन गया कि मुश्किल बन गया? किस वजह से? क्यों? फॉर्मेट उसने स्ट्रक्चर्ड सिस्टमैटिक दे दिया, इंफॉर्मेशन सारी तरतीब से दे दी। फिर इसके बाद वाला क्वेश्चन हमने एक और भी अटेम्प्ट करना है, अभी नहीं, कल। इसमें भी टेबल आ गया, क्वेश्चन आसान हुआ कि मुश्किल हुआ? क्यों, कैसे आसान हुआ? सिस्टम सिस्टमैटिक, इंफॉर्मेशन सिस्टमैटिक फॉर्म में आपके सामने आ गई। और भी है कोई? नहीं, ये नहीं है, ये थोड़ा इसमें से इंफॉर्मेशन सारी ढूंढनी पड़ेगी। ये मुल्तान की फैक्ट्री किधर है, शारजा की फैक्ट्री किधर है, मुल्तान को किस डेट में क्या हुआ, शारजा में क्या हुआ, इधर ढूंढना पड़ा तो ढूंढ लेंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, चलिए बहन थोड़ी देर तो ठहर जाए, 1 मिनट तो ठहर जाए, अल्लाह हाफिज बिल्कुल है, कोई शक नहीं है इसमें, लेकिन हाँ 1 मिनट, हाँ ऑफिशियली मुझे कंक्लूड करने दे लेक्चर।
आज के इस लेक्चर का हम यहाँ पे अख्ताम करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।